कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, एवरी स्केलेटन आई फाउंड हैड बीन शॉट इन द हेड इन द फ्रंट, नो वाज शॉट इन द बैक। न्यूज़ में हम देखते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं। कोई रीज़न आपको लगता है? वी डोंट अंडर एस्टिमेट द एनिमी। विक्रम बत्रा की कहानी आपने सुनी है। हाउ डिड ही डाई? ही वाज ट्राइंग टू सेव अ सोल्जर। विक्रम डिडंट नो कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। दिस इज द टाइप ऑफ कल्चर वी हैव। इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है कि पंडित नेहरू अपनी चिट्ठियों में चाउन लाई को सलाह देते थे कि चाइना को दुनिया के स्टेज पे ऐसे बिहेव करना चाहिए। 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी वायलेंट क्लैश हुई गलवान में। वन ऑफ द पाकिस्तानी ऑफिसर्स टोल्ड मी कि क्या तुम बोलते नहीं हो? मैंने कहा सर वो मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि हमारी सेना की सिखलाई है कि बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते। क्या चाइना इंडिया के लिए थ्रेट है? बचपन में लक्ष्य मूवी देखने के बाद मैं इंडियन आर्मी से इतना इंस्पायर हुआ था कि मैंने ज़िंदगी में अपना ये मिशन बनाया था कि कभी ना कभी किसी इंडियन आर्मी वेटरन से ज़रूर मिलूंगा और उनसे उनकी कहानियाँ ज़रूर सुनूंगा। ये कहानी है एक इंडियन आर्मी वेटरन की जो एक एंटी टेररिस्ट रोल में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के कमांडर रह चुके हैं। 2016 में रिटायरमेंट के बाद ये बहुत सारी लीडिंग कंपनीज के सीईओ हैं और मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, बल्कि साथ में एक बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर हैं जिसका नाम है द विनिंग कल्चर। हम बात कर रहे हैं मेजर जनरल नीरज बाली की। जनरल बाली ने इंडियन आर्मी को इतना करीब से देखा है कि उनके पास जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो बहुत कमाल की हैं और दिल छूने वाली हैं। इंडियन आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, इंडिया को इस टाइम पे कौन कौन से थ्रेट्स हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो इश्यूज चल रहे हैं वो क्या है और इंडिया अपने आप को कैसे डिफेंड एंड ग्रो कर सकता है, ये सब आज हम उनसे सीखने वाले हैं। तो ये आज का एपिसोड काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने वाला है और मुझे लगता है कि हर देशभक्त को ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना चाहिए ताकि हम इंडियन आर्मी की रियलिटी को और करीब से जान सकें। जनरल बारी, मैड ओवर ग्रोथ में आपका स्वागत है। बहुत सारे थ्रेट्स हैं ऑब्वियसली। बोलते हैं ना कि जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो दुश्मन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि फिर सब जेलसी फील करते हैं कि यार ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है इंडिया के साथ भी अभी फ़िलहाल यही हो रहा है। द थ्रेट्स आर ऑल्सो बिकमिंग मैसिव। सबसे पहला थ्रेट तो जो हमारे बॉर्डर पे ही है विच इज़ चाइना। सो पहला हम उसके बारे में आपसे समझेंगे कि इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जैक्टली वो कॉन्फ्लिक्ट है क्या और कब से शुरू हुआ हुआ है। सो आई एम वेरी ग्लैड यू स्टार्टेड विद चाइना, क्योंकि अक्सर लोग जब बात करते हैं थ्रेट की तो हमें एक आदत पड़ गई है पाकिस्तान की बात करने की। और मेरा ये मानना है कि हालांकि पाकिस्तान कुछ तरह की थ्रेट है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अभी एक न्यूसेंस है। इट हैज़ अ न्यूसेंस वैल्यू। इट डजंट रियली इज़ नॉट अ चैलेंज वी शुड टू मच वरी अबाउट। ओके, वो इट्स अ फेलिंग इकोनॉमी, दे आर पोलिटिकली इन ट्रबल। देखिए, चाइना के साथ हमारी जो समस्या है वो समस्या है एक अनसेटल्ड बॉर्डर। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ों ने जो हमें बॉर्डर हैंड ओवर किया वो बॉर्डर मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि चाइनीज़ ने उस बॉर्डर को कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया था। हमारे मन में और हमारी उस समय की सरकार, पंडित नेहरू की सरकार के दिल में ये था कि नहीं, चाइनीज़ को ये मंजूर है ये बॉर्डर और इसमें कोई नेगोशिएट करने वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट चाइनीज़ ने एक दो कोशिश की नेगोशिएट करने की, हमने उसको नकार दिया कि नेगोशिएट करने की कोई चीज़ ही नहीं है। जब हमने कुछ देना ही नहीं तो नेगोशिएट क्यों होगा। और कुछ हम उस टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस तरह से आइडियलिज्म में डूबी हुई थी, बड़ी बड़ी बातों में, कि हमें लगता था कि बस दुनिया केवल हमें फॉलो कर रही है। इनफैक्ट पंडित नेहरू अपनी चिट्ठियों में चाउन लाई को सलाह देते थे कि चाइना को दुनिया के स्टेज पे कैसे बिहेव करना चाहिए। जब ये प्रॉब्लम बढ़ी और 1962 में लड़ाई हुई, उस टाइम पे वी वर कॉट ब्लाइंड साइडेड और फौज ने बहुत मुकाबला किया। मैंने उस जगह पे सर्व किया है जहाँ लड़ाई हुई, नामकाचू रिवर के ऊपर, अथोंगला थागला के आसपास। और मैं आपको उसकी भी एक दो बातें बता सकता हूँ जो आपको हैरान करेंगी। लेकिन वो लड़ाई हम हारे और उस बात का ट्रॉमा हमारे दिल में बहुत साल रहा। 1962 से लेके आज तक जो हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वो ज़्यादातर शांत रहा है।
पाकिस्तानी बॉर्डर पे तो हम रोज़ फायरिंग देखते थे, वो आर्टिलरी फायरिंग करते थे, हम करते थे। लेकिन चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें ऐसी समस्या नहीं रही कभी भी। हाँ, कुछ वारदातें हुई 1967 में नाथुला में एक एम्बुश हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए। लेकिन चाइनीज़ की एक आदत रही है कि वो बार बार ये सिग्नल देते हैं कि ये बॉर्डर सेटल नहीं है। हाउ डू दे डू इट? दे क्रॉस ओवर, दे गो बैक, और दे इवन पहले भी हुआ है कि उन्होंने आके एक पहाड़ी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, बिस्तर डाल दिया। ये 1984 की बात है। वो जगह का नाम है वांगडुंग या सोमदुरोंग चू। वहाँ पे आके चाइनीज़ बैठ गए थे। उसके बाद भारतीय सेना भी उनको ब्लॉक करने के लिए आगे गई। उस टाइम पे भी मेरा सौभाग्य था, मैं उस फौज में था। हाँ, मैं उस फौज में था, तो मैंने वो बहुत नज़दीकी से देखा है। और उन्हीं दिनों में मैंने एक चाइनीज़ के साथ मीटिंग भी अटेंड की है, बॉर्डर के उस पार बुमला जगह है। उस मतलब मीटिंग से चाइना मुझे क्रॉस करके उधर जाके हाँ, मीटिंग करके आए थे। चाइना क्रॉस करके। उस मीटिंग के बाद, हालांकि आई वाज वेरी यंग, आई वाज अ मेजर, मुझे क्रिस्टल क्लियर था कि चाइनीज़ इस बॉर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के शायद हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि ये पानी उबलता रहे। ठीक है, सो ये समस्या रही है। 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी वायलेंट क्लैश हुई गलवान में, जिसमें हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर भी मारे गए और कुछ जवान भी शहीद हुए, और उनके भी मारे गए। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई तवांग में। अब रिसेंटली एक बॉर्डर डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है। करेक्ट। अब ये क्या है ये एग्रीमेंट? इसका मुद्दा बड़ा सीधा है। गलवान से पहले कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारी फौजी पेट्रोल जाती थी गश्त करने के लिए। आज गए 2 दिन, या गए 2 दिन में वापस आ गए, 1 दिन में वापस आ गए। वो इलाके ऐसे थे जिन्हें हम अपना मानते हैं, हालांकि चाइनीज़ मानते हैं कि उनकी टेरिटरी है। इसी तरह से चाइनीज़ करते थे। सो अभी हमने ये एग्रीमेंट किया है कि जो पहला स्टेटस को था उसी तरह से हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। बस ये लिमिटेड पर्पस है उस एग्रीमेंट का। इसका जो अगला स्टेप होगा डी एस्केलेशन, और उसका अगला स्टेप होगा डी इंडक्शन, वो बहुत दूर की बात है अभी। अच्छा। पर बहुत से एक्सपर्ट्स भी ये चीज़ मानते हैं कि इस एग्रीमेंट को हम वेलकम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने भी वेलकम किया है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं। इस वक्त हमें मैक्सिमम कॉशन की ज़रूरत है। व्हेन वी डील विद चाइनीज़, caution has to be the theme. ऐसा क्यों? Because they have shown it again and again. मतलब आपको लगता है चाइनीज़ आर्मी ट्रस्टेबल नहीं है? The Chinese army or the Chinese government, since they haven't accepted the border, they have just gone back to patrolling. That's all. So I believe कि हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए, जैसा हम कर रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक हेफ्ट हमने कुछ सालों में पैदा की है अंडर दिस गवर्नमेंट, दैट वी शुड ऑब्वियसली कंटिन्यू टू डू। मिलिटरीली वी शुड कंटिन्यू टू इंक्रीज रेडीनेस, राइट। और इस चीज़ को, हालांकि इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इसे किसी भी हालत में एक आखिरी कदम या सब ठीक हो गया वो मानने की जरूरत नहीं है। तो वो है। दूसरा मुद्दा है हमारा उनके साथ ट्रेड का। हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ता रहा है। इवन जब हमारी समस्या हुई 2020 में, उसके बाद भी ट्रेड बढ़ा है। उसका रीज़न ये है कि हमें ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं चाइना से जिसकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हो, चाहे फार्मा में हो, हमें रिक्वायरमेंट है उनकी, और उन्हें भी कुछ रिक्वायरमेंट है हमारे साथ। तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगेन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें भी हमें कॉशन की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी डिपेंडेंसी पूरी चाइना पे मत डालें, और जैसे कोविड ने हमें सिखाया है कि हमें ऑल्टरनेट सप्लाई चेन चाहिए। सो हमें उन ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स का सोचते रहना चाहिए। हम सोच रहे हैं, जैसे ताइवान से हमारी बात चल रही है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, वी आर थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सो ब्रॉडली दिस इज़ वेयर इट इज़। It has not, nothing has been finally resolved. There is forward movement, which is welcome, and we need to carry on doing what we were doing.
बट आपको लगता है कि क्या चाइना इंडिया के लिए थ्रेट है इस टाइम पे? व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस? Look, threats can be created any time once you know what the intention is. Potential, उनकी पोटेंशियल है क्योंकि उनके पास जो भी स्ट्रेंथ है, हमारी भी बहुत स्ट्रेंथ है. वी आर अ लॉन्ग लॉन्ग वे फ्रॉम 1962, वो तो बात ही नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक वी आर एनीबडी कैन टेक अवे आवर टेरिटरी. बट द क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच फोर्स दे हैव, द क्वेश्चन इज व्हाट इज देयर इंटेंशन. चाइनीज़ इंटेंशन को पढ़ना आसान नहीं है. ये एक बहुत ओपेक कंट्री है. कुछ दिन पहले मैं इंडिया टुडे के गौरव सावंत की शो पे था, तो वहाँ पे एम्बेसडर कमल वो भी थे, सो कमल सिबल साहब. तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि ये जो एंगेजमेंट हुई है ये क्यों हुई, अभी चाइना ने क्यों एग्री किया. यू नो, ही हैड अ वेरी कैंडिड आंसर. वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं. उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम. अच्छा, हम नहीं कह सकते क्यों किया, क्योंकि इंटेंशन क्लियर नहीं है. वी कैन नॉट बी ऑलवेज क्लियर ऑफ इंटेंशन. So when we are not clear of intention, or even if we are clear, at least we can be clear about the past history. Isn't it? Correct. History is a great indicator of where it can go. And one more thing I will say. Chinese हमेशा ये बोलते रहे कि ये उनका जो बॉर्डर है उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं. अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इट इज़ लिंक्ड विद अवर सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी बहुत बड़ा वर्ड है उनके लिए. उस वर्ड से तो लगता है कि वो सेटल करेंगे ही नहीं इस चीज़ को. विच कंट्री विल से दिस इज माई सॉवरेन टेरिटरी एंड नाउ आई विल गिव इट टू इंडिया. इजंट इट? दैट शो सम इंटेंशन. बट ऐसा क्यों क्लेम करते हैं बार बार चाइनीज़ कि ये हमारा सॉवरन राइट है अरुणाचल प्रदेश या ये सब एरियाज? बिकॉज दे बिलीव इट वॉज देयर एरिया. अच्छा, देयर माइंड्स दे बिलीव इट वॉज देयर एरिया. जब मैकमोहन लाइन ड्रॉ हुई, कैप्टन मैकमोहन साहब गए ड्रॉ करने. वो सब जगह गए भी नहीं एक्चुअल में. मैं उस गांव में भी गया हूँ जहाँ पे वो लास्ट में रुके थे, ज़मीथांग में. तो कहना ये है कि उन्होंने पहाड़ियाँ देखी और फिर नक्शे पे ड्रॉ किया, और जिस ब्लू पेंसिल से ड्रॉ किया वो इतनी थिक थी कि उसके नीचे ही 3 पहाड़ियाँ आ सकती हैं. तो वो क्लैरिटी नहीं थी कि कौन सा एरिया किसका है. आई मीन दिस इज अ स्टोरी. लेकिन 1914 में 2 चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आए शिमला में. उनको ये बॉर्डर दिखाया गया था मैकमोहन लाइन, और किसी ने बोला थोड़ा इस पर इनिशियल कर दो. उन्होंने इनिशियल भी कर दिया और बोला इसको बाद में हम जाके सरकार को बोलेंगे, वो रेटिफाई कर देगी. व्हेन दे वेंट बैक दे वर beheaded by the Chinese. They were so upset. So all this tells you what? It tells you that we cannot be sure, and therefore it is best to be prepared. क्या आपने ऑब्जर्व किया चाइनीज़ आर्मी का कल्चर इंडियन आर्मी से कैसे डिफरेंट है? जब हम उनसे मिले थे, हमारी 4-5 घंटे की मीटिंग थी. वो चाइनीज़ साइड पे थी, और उसमें जो चाइनीज़ ऑफिसर्स थे वो दे वर ओनली स्पीकिंग इन चाइनीज़, और जो उनका इंटरप्रेटर था वो हमें बता रहा था. हालांकि जब हम बोलते थे अंग्रेज़ी में तो मुझे लगता था कि उसमें से कुछ लोग समझ पा रहे हैं, बट दे टेक देयर टाइम. दे वर वेरी हॉस्पिटेबल, वेरी नाइस टू अस. जब टी ब्रेक हुई तो उन्होंने खुद उठा के कुर्सियाँ रखी हमारे लिए और खाना खिलाने की कोशिश की हमें देने की. लेकिन उसी मीटिंग में अचानक, जब मीटिंग ख़त्म होने से कोई 1 घंटा पहले, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्होंने एक कागज़ निकाला और एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें हमें थ्रेट्स और वार्निंग दी गई थी कि आप लोग आपने जो बंकर बनाए हैं वो हमारी टेरिटरी में है, आप उनको डिसमेंटल करके चले जाइए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे. हम हैरान हो गए क्योंकि वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट थी. वो तैयारी करके आए थे कि ये तो बोलना ही है ताकि ये मीटिंग्स के मिनट्स में आ जाए, दैट बॉर्डर क्वेश्चन इज स्टिल अलाइव, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बाकी जो थोड़ा बहुत हमने उनको देखा है, दे आर ऑर्डिनरी सोल्जर्स. देयर ऐसा तो कुछ है नहीं. एक वो कहावत चलती थी पहले कि चाइनीज़ आर सोल्जर इज़ अ 6 foot tall soldier. वो तो बात ही नहीं है. आवर सोल्जर्स आर टफर. इफ़ यू सीन वीडियोज़ ऑफ द क्लैश, आवर सोल्जर्स आर टफर. कभी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या फाइट, जैसे आर्मी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं नॉर्मली,
बॉर्डर पे जब आप थे उस टाइम पे, ऐसा कोई किस्सा याद है आपको जो आपने बहुत क्लोजली देखा हो, जिससे आपको समझ में आया हो कि यार ये उनका एक पैटर्न है काम करने का चाइनीज़ आर्मी का? नहीं 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 नहीं, मैंने पर्सनली ऐसा कभी नहीं देखा। एक बार हम नामकाचू रिवर के साथ साथ चल रहे थे, तो दूसरी ओर चाइनीज़ के कोई 15-20 सिविलियन थे, पोर्टर्स, जो एक दिन पहले खाना लाए थे उनकी पोस्ट में। हम इस तरफ थे, तो हमने उनको हाथ हाथ मिलाया, हिलाया, उन्होंने भी हाथ हिलाया। मेरे सूबेदार साहब के पास एक कैमरा था, उन्होंने कैमरा ऐसे किया। ह्यूमन नेचर ऐसी होती है, कैमरा देख के वो सारे एक लकड़ी के लॉग पे बैठ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। कंगी वम भी करनी शुरू कर दी उन्होंने, जैसे कि फ़ोटो उनको मिलने वाली है। उनमें से एक बंदा नदी पार करके इधर आया, अच्छा। तो उसने अपनी पीठ दिखाई हमें, तो पीठ के ऊपर लैशेस थी, किसी ने मारा था उसको। तो हमारा ये अजम्पशन था कि चाइनीज़ सोल्जर ने उसको मारा है, दैट इज़ वाई ही हैज़ कम हियर। बट ऐसा क्या किया चाइना ने कि वो सुपर पावर की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, या बढ़ चुके हैं, या पहुंच चुके हैं, कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज़ डन? So it's hard to say compared to India, but okay, I'll come to that. See, firstly, चाइनीज़ ने अपनी आइडियोलॉजी जो थी, जो पहले प्योरली कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी थी, राइट अप टू डेंग, माओ सेतुंग के टाइम में, और उन्होंने देखा कि ये शायद इन इट सेल्फ सक्सेसफुल नहीं होगी, सो दे चेंज इट टू अ मिक्स ऑफ कम्युनिज्म एंड स्टेट कंट्रोल एंड कैपिटलिज्म. So this is one great, ideological और strategic thinking, जिसमें एक देश अपनी पूरी सोच बदल के, और एक जैसे हमने भी बदली 90-91 में अपने इकोनॉमी को ओपन किया, फिर 14 के बाद हमने बहुत स्टेप लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। हाँ, तो they made this great pivot. And Deng in fact said, he was asked कि तुम कैपिटलिस्ट हो कि कम्युनिस्ट हो, he said as long as the cat catches the mice, I don't care whether it's black or grey. तो हमें तो चूहे पकड़ने से मतलब है. Secondly, Chinese have one great advantage. वहाँ पे जो lack of democracy है, जो totalitarian type of rule है, वो उसकी अपनी समस्याएं हैं. लेकिन अगर जहाँ काम कराना हो वहाँ बहुत आसान है. वहाँ डिक्टेटरशिप बेटर रहती है. You see, आपने सड़क बनानी है और गांव के बीच में से निकल रही है, आप गांव को रात को उखाड़ के कहीं और रख दोगे, कोई नहीं बोलेगा कुछ. इंडिया में आप कोशिश करो, सड़कों बनाने में सरकारें लिटिगेशन में घुस जाती हैं, कोई अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है, कोई कुछ हो रहा है. हम नहीं कहते कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ख़राब है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट बाय नेचर डेमोक्रेसीज हैव दिस प्रॉब्लम, दे हैव टू कंसिडर एवरीवन. द चाइनीज डोंट हैव टू, दे विल जस्ट टेक डिसीजंस, गायब कर देंगे लोगों को. यू विल नेवर हियर क्रिटिसिज्म. अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ अटैक इन अ चाइनीज स्टेडियम, मेरे को 4-5 दिन ही हुए हैं. एक बंदा गाड़ी लेके गया, उसने 30 या 38 लोगों को मारा है. यू वोंट हेयर मच अबाउट इट. आई हैव रेड इट ऑन BBC, बट व्हेन आई रीड द चाइनीज न्यूज़पेपर्स, ग्लोबल टाइम्स, देयर इज नो रेफरेंस. उन्होंने रेफरेंस ही गायब कर दी है. सो जहाँ क्रिटिसिज्म नहीं हो और जहाँ पे आप डंडा लगा के काम करा रहे हैं, ऑब्वियसली योर ग्रोथ कैन बी फास्टर. इसके अलावा खैर ये तो थोड़ी नेगेटिव बात है. ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर चाइनीज आई विल से, somebody asked Tim Cook, the CEO of Apple, I think. They said, why are you so much in China? Is it because the labor is cheap? He said no. Yes, labor is cheap, but it's not that cheap. We are in China because the Chinese labor is efficient and skillful. अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जहाँ दूसरे मुल्कों में 2 शिफ्ट लगती हैं, वहाँ चाइनीज़ 3 लगाते हैं. दे आर स्किलफुल एंड विलिंग टू डू मोर. ओके, अफ्रीका में देखा मैंने, जहाँ चाइनीज़ बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं, बनाते हैं, अपनी लेबर लेके आते हैं, लेबर अपने घर के पीछे किचन गार्डन बनाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे सब्जी की दुकान खोल देती है और लोकल बंदे से भी को भी हरा देती है उसमें. इसी पे ना एक और पॉइंट है, बल्कि आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी. मैं अभी US गया, कनाडा गया, मेक्सिको गया. मैंने तीनों जगह पे एक कॉमन चीज़ देखी, विच इज़ चाइना टाउन.
आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको चाइनीज़ एंड चाइना टाउन की प्रेजेंस हर जगह दिखेगी। उससे मुझे समाव ये फील हुआ कि दे आर वेरी अग्रेसिव, दे वांटेड टू शोकेस द वर्ल्ड दैट वी हैव अराइव्ड। Yes, I can tell you a lot about their modus operandi, किस तरह से वो अफ्रीका को जीत रहे हैं. बताइए ना फिर। But I'll come to that. But Yeah. by the way, I was in Germany last month, or month before that, Germany and Austria. And I have a friend in Germany who said, mine is the only country where you won't find a Chinatown. उसने बोला कि हमने तो Chinatown, वहाँ क्यों नहीं है फिर? हाँ, but उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है. They don't want a Chinatown. Maybe in Berlin or Munich or wherever I was, there was no So Chinatown. they feel that it will be too much aggressive. हाँ, there is an awareness against all immigrants anyway. और वो अलग स्टोरी है. देखिए, चाइनीज़ मोडस ऑपरेंडी अफ्रीका में ऐसा था. सबसे पहले चाइनीज़ जो भी सरकार है उसके लीडर से दोस्ती करते हैं. उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो लीडर ऑटोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक है, वो अपने लोगों को मार रहा है, किसी को जेल कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ नहीं. वो किसी को भाषणबाजी नहीं करते. अमेरिकन यूज्ड टू गिव दिस भाषणबाजी, लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन वैल्यूज, चाहे उसमें उनका कितना यकीन है, दैट्स अनदर स्टोरी. तो चाइनीज़ फर्स्ट मेड फ्रेंड्स विद लीडर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे रेलवेज, कन्वेंशन हॉल बनाना, पार्लियामेंट हाउस बनाना, इस तरह के काम करते हैं जो सब लोगों को दिखते हैं कि ये चाइना ने बनाया है. वो वहाँ के लीडर्स को पैम्पर करते हैं. मैं छोटी सी कंट्री में सिक्योरिटी एडवाइज़र था गवर्नमेंट का, लेसोटो का. लेसोटो कंट्री है. तो वहाँ का जो एम्बेसडर था चाइनीज़, वो अपनी खर्चे से लेसोटो के प्राइम मिनिस्टर को ट्रैवल कराता था चाइना. अब क्या होता है इससे कि जो लीडर्स हैं उनमें से बहुत ऐसे लीडर हैं जो जिनकी अपनी लेजिटिमेसी अपने ही देश में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं है. तो उनको बड़ी एक तरह से एनकरेजमेंट मिलती है लोगों को बता के कि देखो चाइना जैसा दोस्त देश हमारा दोस्त है, इवन दे लाइक मी एज अ लीडर, राइट. देन व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग थिंग्स, तो वो अपनी आबादी को ले आते हैं वहाँ पे एग्रीमेंट करा के. और स्ट्रेंज बात मैंने ये देखी है अफ्रीका में कि चाइनीज़ सरकार तो सभी गवर्नमेंट के साथ दोस्त है. चाइनीज़ पीपल आर नॉट ऑल दैट मच लाइक्ड. ओके, आई मे बी सेइंग समथिंग कंट्रोवर्शियल, बट द ट्रूथ इज चाइनीज़ डायस्पोरा इज़ नॉट लाइक्ड इन मोस्ट कंट्रीज़. क्यों? वो अपने घेटों में रहते हैं, अपना खाना खाते हैं, दे आर लाउड, दे स्मोक अ लॉट, दे गैम्बल अ लॉट, और वो बिल्कुल किसी के कल्चर में डलते नहीं. They take pride in their own culture. बिल्कुल. लेसोटो जैसे देश में उन्होंने अपनी दुकानों के ऊपर चाइनीज़ में लिखना शुरू कर दिया था. हम उससे बिल्कुल उल्टे हैं. इंडियन डायस्पोरा इज लव्ड एवरीवेयर. मैंने अफ्रीका में देखा, वी वर लव्ड. यू विल बी सरप्राइज टू नो, लेसोटो गवर्नमेंट, जहाँ पे सीनियर मोस्ट इंडियन ऑफिशियल इज अ ब्रिगेडियर, एंड आई वाज दैट ब्रिगेडियर वंस. जब उनका प्राइम मिनिस्टर स्पीच देना शुरू करता है किसी भी खास मौके पे, ही फर्स्ट टॉक्स ऑफ इंडिया. जब बैंक्वेट होता है तो मेन टेबल पे अगर जगह कम हो, यू मे नॉट फाइंड अमेरिकन एम्बेसडर और चाइनीज एम्बेसडर, यू विल फाइंड द इंडियन ब्रिगेडियर. दे आर सो फॉन्ड ऑफ इंडियंस. ठीक है, इट्स अ डिफरेंट मैटर कि हमारा इतना ट्रेड वगैरह इतना नहीं बढ़ा वहाँ पे. सो दैट इज़ द चाइनीज़ मोडस ऑपरेंडी ऑफ डूइंग थिंग्स. दूसरा, चाइनीज़ कुछ फ्री नहीं करते, वो सब कुछ लोन पे है. And that is now being felt by many countries. अभी श्रीलंका के साथ भी तो काफ़ी हुआ है. बहुत लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान has been begging them to restructure loans. So gradually people start feeling the pinch कि यार ये तो कोई, it is not benevolence, ये तो कोई खाली भलाई नहीं कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं. It's a long term game है. And that is why उनकी जो बेल्ट एंड रोड है वो स्कीम थोड़ी सी फॉल्टर हो रही है अभी धीरे धीरे. कई लोगों को समझ आ गई कि so that is the overall Chinese approach. But yeah. आपने ना बीच में बोला था कि टिम कुक ने बात की कि चाइनीज़ वर्कर्स आर वेरी एफिशिएंट. हमारे इंडियन वर्कर्स में ऐसा क्या मिसिंग है कि हम वो एफिशिएंसी नहीं ला पा रहे? एंड कैन वी डू समथिंग फ्रॉम द आर्मी? कैन वी इम्बाइब एनी कल्चर फ्रॉम द इंडियन आर्मी जिसको यूज़ करके
मे बी हम लोग उतने एफिशिएंट बन पाए जितने चाइनीज़ हैं? मतलब क्या मेजर रीज़न है? Yeah, so one part is that we need to be more skillful. हम्म हमारी जो लेबर है, it needs to be more skillful. It has to be trained more. मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट कंपनीज ट्रेनिंग में इतना कोई जोर डालती हैं. ट्रेनिंग इज एन इवेंट. इट्स अ वन डे एक्सरसाइज. इट्स एन एक्सरसाइज, ऑफ साइट. इट्स फन. ट्रेनिंग इज नॉट कंसिडर्ड. सो वी नीड टू स्किल अप. हमारे बंदों में मेहनत की कोई कमी नहीं है. यू सी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कें बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. सो एक तो हमें स्किल अप करना है. दूसरा, आई थिंक वर्क एथिक वाइज हमारे पूरे देश को, खाली लेबर को नहीं, वी नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. दैट इज़ वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम द आर्मी, और वी कैन लर्न फ्रॉम द आर्मी. ठीक है, टाइम, चीज़ों को टाइम से करना, डिसिप्लिन से करना, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना. ऑन अ डिफरेंट नोट, this year I was very fortunate. I traveled a lot of countries. So I went to Japan and हम शाम को खाना खाने गए अपने दोस्तों के साथ. तो I wanted to pay the bill. तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे कितनी टिप ठीक रहेगी, 10% या 15%. So my friend said कि in Japan there is no tip. कोई टिप देता नहीं, कोई लेता नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो मेरा बेसिक काम है. Why will I take extra money? यूएस में नहीं है ऐसा. कनाडा, यूएस में चले जाओ. USA में they will not let you get up. 15% पे तो वो शक्ल बना लेते हैं. The taxi driver will not be happy if you don't leave him the money. Even the Uber, yeah. Even the Uber. So I think we need to focus on our work culture, on our discipline within work, but equally importantly, let's skill the workers so that they can do more. It's not, मेहनत तो कर रहे हैं लोग. So what Tim Cook said actually was that those workers are more skilled. He says, I get more skilled workers in China than I get in any other country. That is the point. And maybe something to do with education also. जब आप आर्मी में थे, आपने ऐसा कोई किस्सा देखा कि यार ये सिर्फ इंडियन आर्मी में ही हो सकता है? एंड डिसिप्लिन की बात अगर हम कर रहे हैं वहाँ पे. As you can see at the back, the book I've written, it's about Army's culture, the winning culture. देखिए, हर परिवार, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर क्लब, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कल्चर होता है. कल्चर वो चीज़ होती है जो उसके सब लोग करते हैं, मिल के करते हैं. वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है उनका काम ऐसे ठीक चलेगा. तो सरकारी ऑफिस में जाओगे एक कल्चर मिलेगा, मॉडर्न बैंक में जाओगे दूसरा कल्चर मिलेगा, इंडिगो पे जाओगे तो एक अलग कल्चर मिलेगा. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट कल्चर. वो कल्चर हमें ड्राइव करता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड फोकस ऑन इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो इंडियन आर्मी का कल्चर है, विच वॉज ग्रेट एट इंडिपेंडेंस, इट हैज़ बिकम बेटर, क्योंकि हमने उसको अपनी इंडियन तरीके से उसको मोल्ड किया है. सो सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट चाइना, आई जस्ट क्विकली गिव यू वन स्टोरी दैट जस्ट केम टू माई हेड. जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई चाइना के साथ, कई जगह हुई, उसमें से एक जगह थी जहाँ पे एक रिवर है नामखाचू. चाइनीज साइड पे एक पहाड़ है थागला, बहुत बड़ा. हमारी साइड पे एक पहाड़ है हतुंगला. उस टाइम पे भारतीय सेना को नीचे नामखाचू में बिठाया हुआ था, विच इज़ टैक्टिकली टोटली रॉन्ग. ऊपर से अगर हमला होगा तो आप बच ही नहीं सकते. और फॉर सम रीजंस पॉलिटिकली दे वर टोल्ड नॉट टू कम बैक. दे वर टोल्ड कि वहीं लड़ोगे. सो जब लड़ाई हुई, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट किल्ड ऑफ द इंडियंस. And some people survived, most people got killed. अब उसमें से एक गुरखा बटालियन थी. वही गुरखा बटालियन का कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स के बाद, और 20 ईयर्स के बाद, वो उसी सेक्टर में वापस आए. वहाँ से कोई 1-2 दिन दूर, वॉकिंग डिस्टेंस. उन्होंने अपने एक ऑफिसर को भेजा, एक सेकंड लेफ्टिनेंट को, एक टोली लेके, टू डिग अप द एंटायर प्लेस, कलेक्ट ऑल द मॉर्टल रिमेन्स, एंड गिव 20 साल बाद. हाँ, एंड गिव देम प्रॉपर, क्योंकि उससे पहले हमारा वहाँ जाना अलाउड ही नहीं था. दैट ऑफिसर्स नेम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लेटर ऑन ही बिकेम अ कर्नल नौटियाल. आई इंटरव्यूड हिम फॉर माई बुक. तो मैंने उसको बोला कि तू तो सेकंड लेफ्टिनेंट था उस टाइम पे जब तू गया वहाँ पे. यू वर नॉट इवन 62 की लड़ाई के टाइम पे, तो यू वर नॉट इवन बॉर्न. सो व्हाट डिड यू फील? ही सेड, सर,
मुझे इतनी प्राइड मिली, बिकॉज एवरी स्केल्टन आई फाउंड हैड बिन शॉट इन द हेड इन द फ्रंट, नो वर शॉट इन द बैक. अब इस बात के ऊपर एक यंग ऑफिसर जो 20 साल का होगा या 25 साल का जो भी है, जो फौज में अभी आया ही है, फौज के लोगों को इन चीज़ों में प्राइड मिलती है कि सीने पे गोली खाई है ऐसे, कि हमारी पलटन है, देखो हमने सीने पे गोली खाई है. उन लोगों ने जिनको वो जानता भी नहीं है. ओके, एज लक वुड हैव इट, मेनी स्केल्टन्स हैड अ डिस्क ऑन देयर रिस्ट. एक डिस्क होती है जिसके ऊपर उसका नंबर और ब्लड ग्रुप वगैरह लिखा रहता है. अच्छा, ये सब सोल्जर्स के पास होती है. हाँ, सो मेनी वर फाउंड. नाउ उनकी तो प्रॉपर दाह संस्कार करके फ़ोटो लेके उनके परिवारों को भेजी गई. जब मैं वहाँ था, 1991 की बात है, हमें भी ऐसे 2 मिली फिर दोबारा स्केल्टन. उनको भी हमने वही कार्रवाई की पूरी. वाइल वी वर डूइंग दी लास्ट राइट, चाइनीज़ वर वॉचिंग के कर क्या रहे हैं ये लोग. उनकी भी हमारे कमांडर ने बोला सब आएंगे, फॉर्मल सलूट होगा, इनकी फ़ोटो खींची जाएगी, इनके अभी तो इनके पोते होंगे शायद कोई, उनको भेजी जाएगी. दिस इज़ द टाइप ऑफ कल्चर वी हैव. हम लड़ाई के मैदान में किसी को छोड़ते नहीं. अगर हमारा कोई साथी इंजर्ड है या इवन डेड है, वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट. विक्रम बत्रा की कहानी आपने सुनी है, पिक्चर भी देखी होगी लोगों ने, शेरशाह. हाउ डिड ही डाई? ही वॉज ट्राइंग टू सेव अ सोल्जर एंड दैट सोल्जर वॉज ऑलरेडी डेड. विक्रम डिडंट नो कि वो तो ऑलरेडी मर चुका है, बट ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिम. दिस इज़ नॉट ऑल. उसी लड़ाई में 1962 में अमेरिकन्स ने हमारी मदद करने के लिए कुछ बड़ी हैवी गन्स पैराड्रॉप की. वो गन कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई, और वहाँ पे बड़ी स्टीप स्लोप्स हैं, उनके ऊपर बुशेस हैं रोडोडेंड्रन, उनमें जाके वो गिर गई. जिस यूनिट को वो फायर करनी थी, उस यूनिट ने अपने अफसरों को 1991 में भेजा जब वो एरिया थोड़ा खुल गया. क्यों? क्योंकि आर्टिलरी यूनिट गन्स को अपना झंडा मानती है, निशान, और आप अपना निशान ज़मीन पे गिरा हुआ नहीं देखते. 2 अफसर आए, संजय सिंह, वो शायद अभी मेजर जनरल हैं, और एक समीरुल्लाह इज़ डाइड, इज़ लेड डाउन हिज लाइफ. ये दोनों आए टोली लेके. जब इन्होंने देखा कि वो तो गन्स 150 किलो की हों तो उठाई नहीं जा सकती, और वो इलाका ऐसा है जहाँ अगर आप 5 स्टेप चलो तो आपकी सांस फूल जाएगी. So they went back, they came back again, they cut the guns, backpacked it, brought it down, welded them together, and they are on display. One is in Agra and one is somewhere else. Because they said, this is our flag. ये हमारी इज्जत की बात है. That is the kind of culture. That doesn't happen anywhere else. So जब कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, तो शुरू में तो पाकिस्तानी ने बोला कि ये तो हमारे बंदे ही नहीं है. जो द डेड पीपल, they didn't accept. They said हमारे है ही नहीं है, तो मिलिटेंट होंगे. हालांकि वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे. दिस इज़ देयर कल्चर. वी विल नेवर डू दिस. कि नहीं जी, हमारे तो बॉडीज ही नहीं है, तो आप जो मर्जी करना करो. एक पोस्ट के ऊपर, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसका पोस्ट का नाम था 5550, विच मीन्स मीटर्स हाइट. वहाँ पे एक राजपूत बटालियन को हमला करने का ऑर्डर मिला था टू पाकिस्तानियों को भगाने के लिए. उस पोस्ट पे हमला करने का एक ही तरीका था कि उसके पीछे एक क्लिफ था, और क्लिफ के ऊपर आइस थी, कि उसमें खूंटियाँ गाड़ी जाएं, रस्सी बांधी जाए, उस पर चढ़ के पीछे से हमला किया जाए. अगेन द एरिया इज सो टफ कि आप चल भी नहीं सकते, वहाँ सांस चढ़ जाता है. तो 48 घंटे लगे वो क्लिफ पे खूंटियाँ बांधने में रात को. जब हमारी फौज ऊपर चढ़ी तो पाकिस्तानी इज सरप्राइज्ड. ये तो लक्ष्य मूवी के अंदर भी दिखाया गया एंड में ऐसा ही सीन. इज दैट सो? या एनीवे, सो दे वर ऑल किल्ड एंड दे वर ऑल बरिड. इंडियन आर्मी डज दैट. जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे अच्छी कब्र खोद के उनको अच्छी तरह कपड़े से लपेट के पूरे सम्मान के साथ दफना दिया गया. उसमें एक पाकिस्तानी था जो शायद 25-26 साल का होगा, तैमूर मलिक, आई थिंक दैट वाज द नेम, कैप्टन, उनके पैरा कमांडोज का था वो. ये बात होने के कुछ देर के बाद, महीने बाद,
तैमूर मलिक के दादा जो पाकिस्तान में जज रह चुके थे और इंग्लैंड में थे, वो भारतीय दूतावास में गए। उन्होंने बोला कि मेरा पोता वहाँ पे मारा गया, तो मेरे तो घर वाले रोना नहीं बंद कर रहे, कोई तरीका है कि आप लोग उसकी बॉडी ढूंढ के उसको दोबारा खोद के और पाकिस्तान भेजो। वेरी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट। विच आर्मी विल गो अराउंड लुकिंग फॉर एनिमीज बॉडीज एंड जहाँ चला भी नहीं जा रहा। तो वो रिक्वेस्ट घूम फिर के नीचे आर्मी चीफ के पास आई। तो आर्मी चीफ ने सीओ को बोला, कमांडिंग ऑफिसर को, उनका नाम था कौनसम हिमालय सिंह, उनको बोला देखो ये ऑर्डर नहीं है, पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हिमालय सिंह ने कहा सर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, भारतीय सेना में हम अफसरों का ध्यान जवानों से ज़्यादा नहीं रखते, हम किसी को लड़ाई में छोड़ते नहीं, मैं सारी की सारी बॉडीज़ खोदूंगा जवानों की पाकिस्तानी, और सब की सब वापस भेजी जाएंगी। वो हमने किया। दिस इज़ अ वेरी not a well-known story, but it's an absolute true story. I've spoken to Konsam Himalaya Singh, I've spoken to General Malik जो चीफ थे। सबकी बॉडी दोबारा खोदी गई, उठाई गई, कंधों पे नीचे लाई गई, हेलीकॉप्टर में डाली गई और पाकिस्तान भेजी गई। ये हमारा कल्चर है, हमारी फ़ौज का, ऑफ नॉट रेटिंग। आई विल एंड दिस बाय सेइंग कि ये कहानी मैंने कहीं और सुनाई, तो ऑडियंस में किसी ने मेरे को बोला कि ये क्या तरीका हुआ, पाकिस्तानी तो हमें मार काट देते और आप ये हिंदुस्तानी आर्मी बड़ी सॉफ्ट है, हम ऐसा क्यों करते हैं पाकिस्तानियों के लिए? तो मैंने उसका जवाब दिया क्योंकि हम पाकिस्तानी आर्मी नहीं हैं, वी आर इंडियन आर्मी, वी हैव एन इंडियन कल्चर, लेट्स नॉट ट्राई टू कॉपी आवर एनिमीज़। जो हमें से कुछ लोग कोशिश करते हैं करने की, हम उन जैसा बन रहे हैं, अरे भैया डोंट डू दैट, दे हैव फेल्ड, वी आर स्टिल हियर, इजंट इट? So that's the story I wanted to tell you. हम पाकिस्तान की इतनी बात कर ही रहे हैं, आर्मी की तो हमने थोड़ी बहुत बात की। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट चाइनीज बीइंग अ थ्रेट टू इंडिया, क्या आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ थ्रेट टू इंडिया एट द मोमेंट? Look, you can't underestimate any enemy. मेरा एक मानना है, बट जो पहले इम्पैक्ट था अभी भी वैसा है? नहीं, वैसा तो नहीं है। You see, I teach some workshops on certain things. तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि कभी भी दुश्मन क्या करेगा ये एनालिसिस करते वक्त अपनी रैशनैलिटी उस पर मत थोपो। ये मत सोचो कि मैं तो नहीं ऐसा करता इसलिए वो भी ऐसा नहीं करेगा। Pakistanis have a cultivated irrationality. They've shown. They've done something in Kargil which we didn't guess. Okay? वो बड़ी स्ट्रेंज बातें करते हैं। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में ये हुआ था कि सर्दियों के दिनों में वो पोस्ट हम खाली करके नीचे आते थे, पाकिस्तानी भी जाते थे, इट वॉज अ वेल नोन थिंग। इन्होंने ये सोचा कि इस बार सर्दियों में जब नीचे उतरेंगे हम इनकी पोस्ट पे कब्जा कर लेंगे, और जब गर्मी आएगी तो दे कांट अटैक बिकॉज इट्स अपहिल, हम ऑलरेडी ऊपर होंगे, हम ऊपर होंगे, इट इज़ अपहिल, देयर इज़ नो कवर, इट इज़ सुइसाइडल। और क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया हमें वैसे नहीं लड़ने देगी। तो लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली हम इतना इलाका जीत जाएंगे बिना लड़े, और हम फिर डोमिनेट करेंगे वो सिंगल रोड जो जाती है श्रीनगर से लेह लद्दाख की तरफ। उनकी ये गलत फहमी हमारे कल्चर के बारे में क्यों है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो 71 में मार खा चुके हैं, ठीक है, सियाचिन में मार खा चुके हैं। सो आई डोंट नो व्हाई दे थिंक लाइक दिस, इट्स इररेशनल बट दे डिड दिस एंड वी कैप्चर्ड एवरीथिंग बैक, एवरी सिंगल थिंग, राइट? सो ये मानना कि पाकिस्तान थ्रेट है कि नहीं है, आई वुड से वी शुड बी प्रिपेयर्ड एज वी आर, बट इट्स ए इररेशनल कंट्री। अब इतनी जो ट्रबल पाकिस्तान में चल रही है इस वक्त, टू गेट ओवर दैट पोलिटिकल ट्रबल पोलिटिकली, टू यूनाइट द कंट्री, यू डोंट नो व्हाट दे कैन डू। अभी आपके ओपिनियन में व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इकोनॉमी टू स्टार्ट विद, दे आर इन अ टेरिबल स्टेट। सेकेंडली, उन्होंने जो सांप पाले थे, हिलरी क्लिंटन के वर्ड्स में जो सांप पाले थे वही उनको काट रहे हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ भी उनका झगड़ा है। और आई थिंक उनकी रिलीजियस रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, उस माहौल में एक देश को मॉडर्न बनना और दुनिया के साथ compete करना इज बिकम्स वेरी हार्ड।
बिकॉज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दैट्स द सेंट्रल इशू आई थिंक. बट उनकी आर्मी का कल्चर आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा. चाइना के साथ तो आप थोड़ा बहुत ही आई गेस बॉर्डर पे रहे होंगे, बट पाकिस्तान के एरिया में ज़्यादा आपका रहता था. कौन से एरिया में आपकी मेजर पोजीशनिंग रहती थी? नहीं, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहा हूँ, हाँ. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैंने, भारत सरकार ने मुझे अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, अच्छा. इन एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज़, ओके. जहाँ पे 33 मुल्कों के 80 लोग आते हैं कोर्स करने के लिए. ज़्यादातर उसमें ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और कुछ फ़ौजी होते हैं. तो आई वाज वन ऑफ द फौजीज़ एंड देयर वर 3 पाकिस्तानी फौजीज़. तो मैं तो 3 महीना रहा उनके साथ. आई हैव नॉट ओनली ऑब्जर्व्ड देम, आई वाज विद देम ऑल द टाइम. आई हैव सीन व्हाट दे डू. बहुत लोगों का ये कहना है कि अरे देखो पाकिस्तानी है तो हमारे जैसे ही ना, दे वर लाइक अस. वेल मे बी, बट पाकिस्तानी आर्मी इज़ नॉट लाइक अस. पाकिस्तानी आर्मी हैज़ रूल्ड द कंट्री. उनकी जो एरोगेंस है, आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी एरोगेंस किस हद पे पहुंची हुई है. दे थिंक दे ओन द कंट्री बेसिकली. सो वन ऑफ द पाकिस्तानी ऑफिसर्स टोल्ड मी कि मेरा एक सूबेदार गया किसी कोई केस था, कोर्ट में गया, और जब वापस आया तो उसने बोला जी मेरे ऊपर जज साहब ने स्ट्रिक्चर पास कर दिए. तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला जज साहब को ट्रेन पकड़ के आ जाओ, कल सुबह मिल लेना. उनको चाय पिलाई और बोला जज साहब ये हमें कानून नहीं आता फौजियों को, ये स्ट्रिक्चर मत पास किया करो. उन्होंने कहा ठीक है जनाब. मैंने कहा फिर इनको वापस ले लो. उन्होंने कहा ठीक है जनाब. अब जिस फौज की ये सोच हो यू नो, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरोगेंस. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो एरोगेंस हमसे डील करने में भी ट्रांसलेट हो जाती है. मे बी दे थिंक कि हम भी शायद मान जाएंगे वो सब. हम भी मान जाएंगे. एक दिन क्लास में वन ऑफ देयर ऑफिसर्स सेड कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि कश्मीर में भारतीय सेना दौड़ने के लिए तैयार है वहाँ से, कश्मीर से. मैं कश्मीर से ही गया था कोर्स करने. हमने एक फैसला किया था कि हम उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे. सो कॉफ़ी ब्रेक में उनके ब्रिगेडियर साहब ने बोला क्या तुम बोलते नहीं हो, तुम तो इतना अच्छा बोलते हो, तुम्हें खड़े होकर बोलना चाहिए, हम भी कुछ सीखेंगे. तो मैंने कहा सर मैंने सोचा वो मजाक है. तो कह लगे नहीं मजाक नहीं है, हमें लगता है ऐसा. मैंने कहा देखो सर ऐसा है, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ, मेरी एक बात कहीं पे लिख लेना, अगर ये आपकी समझ है इंडियन आर्मी के बारे में तो अगली लड़ाई में आपको बहुत मेजर सरप्राइज मिलने वाला है. आई सेड यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड इफ दिस इज व्हाट यू थिंक ऑफ अस. आई कमांडेड अ बटालियन डूइंग दिस जॉब. मेरे अफसरों को रोकना पड़ता था, मिलिटेंट्स के पीछे मत जाओ यार, 3 बार दिन में 3 ऑपरेशन कर चुके हो, थक गए हो गए. ऐसे दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग. तो उनसे काफ़ी चलता था ये यू नो दिस नोक झोंक, और नोक झोंक तो नहीं कहूँगा, हम ही मजाक उड़ाते थे उनका. तो वो कहते थे कि क्लास में तुम खड़े नहीं होते, तुम बोलते नहीं, तुम बोला करो, तुम्हारे व्यूज़ हमें पता चलेंगे. तो एक दिन फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर वो मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि हमारी सेना की सिखलाई है कि बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग के नंबर नहीं होते, खाली बास्केट के नंबर होते हैं. ये तो सर आपने वो जो मीम्स बनता है ना कि ठग लाइफ वाला जो मीम होता है वो लाइन दी है आपने. इट्स अ 3-pointer if you may say. Another time there was a party at the end of the course. हमें बोला गया कि हम अपनी अपनी देश की कपड़ों में आएंगे और देश का खाना खिलाएंगे. तो खैर हमने खाना जो खिलाना था वो तो खिलाया. तो हम स्टेज पे आए जब, तो मैंने पठान सूट पहना हुआ था, बाकी इंडियंस ने कोई धोती कुर्ता, किसी ने कुछ. तो पाकिस्तानी ऑफिसर ने माइक पकड़ के अंग्रेज़ी में सबके सामने बोला कि मैं एक बात कर्नल बाली से पूछना चाहता हूँ. उन्होंने पठान सूट पहना है, उनके देश में किस हिस्से में पठान सूट एक ड्रेस है. मैंने माइक लिया, मैंने बोला कश्मीर में, वो हमारे देश का हिस्सा है, वो वहाँ पठान सूट पहनते हैं. तो ऐसे बहुत उनके साथ चलते थे. बट टू कम टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, we don't underestimate the enemy, so I will not say that they are not good, not at all. It's not like they will, उनके soldiers fighters नहीं हैं या उनके ऑफिसर जो है बुद्धू, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा. पर एक डिग्री है एरोगेंस की,
और इरेशनैलिटी की जो इज़ सरप्राइजिंग। बट इकोनॉमी का तो हाल इतना बुरा है, एरोगेंस क्यों आ रहा है फिर इतना? वो इनबिल्ट है, नहीं वो तो आर्मी की एरोगेंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री। बट पैसा तो घूम फिर के आर्मी को इकोनॉमी से ही मिलेगा ना, और कहाँ से नहीं मिलेगा? मिलेगा, आई नो, बट व्हाट आई सॉ ऑफ देम, हम्म आई फाउंड दैट देयर इज दैट हम्म arrogance, maybe not against us, but arrogance within Overall. their own country. तो यूएस आर्मी कैसा सोचती है? US Army is very efficient, technologically very good. हम्म एक बहुत गलत धारणा कुछ लोगों के दिल में होती थी पहले, खास करके कि ये लोग बड़े सॉफ्ट हैं, ये दूसरों को लड़ाते हैं, खुद तो लड़ नहीं सकते। बट वो तो प्रूव हो गया इराक के बाद, अफगानिस्तान के बाद, कि वो लड़ सकते हैं। नो, दे आर वेरी गुड एंड कल्चरली दे आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी आर्मी की। दे डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। और टेक्नोलॉजी वाइज दे आर ऑब्वियसली एट पार। up there. They're up there. We did very well. Our brigade did very well with them. They said so in writing. So our people are very good too. So I don't think I can say who's more deadly or dangerous. I think our army is pretty good. जिस काम के लिए हम बने हैं उसके लिए हम बिल्कुल सक्षम हैं। हाँ, बिल्कुल फिट है। जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं ना सर, चाइना है एक, पाकिस्तान एक अलग है। अभी रिसेंट में जो खालिस्तान का जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी बहुत इमर्ज होकर आ रहा है। खासकर हमारे उसकी वजह से कनाडा के साथ जो रिलेशन ख़राब हो रहे हैं वो बहुत हो रहे हैं। अगर लोगों को नहीं पता तो खालिस्तान का जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली है क्या आपकी समझ में? First of all, in my considered opinion, it is a non-issue. इट्स अ नॉन इशू। Yes, because देखिए, let's be very clear and objective. जब ये पहली बार बात उठी थी तो कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उठी थी। कुछ जब ये पहली बार पंजाब में हुआ था, डू नॉट फॉरगेट दैट मेजॉरिटी ऑफ पंजाबीज, सिख्स और हिंदूज, डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया। एंड आफ्टर दैट द अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल टुक प्लेस। द होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस was damaged, right? Obviously, a lot of Sikhs were hurt over that. But can you think of a better example of large-heartedness और अच्छी सोच का कि उन्होंने उसको दोबारा ठीक किया टेम्पल को? दे आर इंटरेस्टेड इन कि हमारा घर ठीक चले, खेती ठीक हो, यू नो, हमारी, एंड वी शुड हैव फन. They are not into keeping grudges. What does it tell you? It is not an issue here unless we create an issue by repeatedly thinking कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है? This is not an issue. Now let's come to Canada. Trudeau government, for totally political reasons, has just kept silent. It just kept quiet. और अब जब ये अगले साल इलेक्शन होंगे कनाडा में और ट्रूडो जी जाएंगे, वो तो हर ओपिनियन पोल कह रही है कि कंजर्वेटिव सरकार आएगी पोलियरी की, तो देखते हैं फिर आगे मसला कैसे चलता है. पर ये मुझे बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया कनाडा के बीच में रिलेशन ऐसे ख़राब नहीं रह सकते. दे आर टू इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़, G20 की मेंबर्स, ऐसे नहीं रहेंगे. सरकार बदलेगी एंड थिंग्स विल चेंज एंड वी विल मूव. ये होता है. दिस इज़ अ ब्लिप. सो वी शुड वरी टू मच अबाउट दिस पार्ट. बट ऐसा क्यों है कि कनाडा या उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन लोगों को? It's politics. It's politics. There are so many देखिए, wherever you're getting votes from, अगर आपका एक बड़ा वोट बैंक है तो फिर आप उसकी तरफ झुकेंगे. लेकिन क्वाइट क्लियरली अभी ब्रैम्पटन में एक हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ था, तो ट्रूडो क्रिटिसाइज्ड इट बट डिडंट मेंशन किसने किया है, राइट? बिकॉज दे आर वेरी worried about losing votes. So this is a matter of politics. But overall, I think we shouldn't think that this is an issue. All Indians are patriotic and no one more than the Sikhs. So that's not, I don't believe. अभी रिसेंटली ना न्यूज़ में हम देखते आ रहे हैं कि कश्मीर में, स्पेशली जम्मू में, श्रीनगर में बहुत सारे अटैक्स कुछ ज़्यादा ही होते आ रहे हैं. अभी फ़िलहाल कुछ न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है. कुछ ज़्यादा अपराइजिंग का कोई रीज़न आपको लगता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ रिमेंबर कि ये लोग नहीं कर रहे, ये टेररिस्ट कर रहे हैं. राइट.
अपराइजिंग तब होती है जब लोग पत्थर फेंकना शुरू करें, एजिटेशन करें। वो कोई कश्मीरी नहीं कर रहा, वो सिचुएशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये जो समस्या हुई है अभी, ये एक नए इलाके में हुई है, जम्मू के इलाके में। जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर बॉर्डर है जो सेटल बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तानी उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके उन्होंने कई इंसिडेंट किए हैं उस एरिया के अंदर। वो क्यों किए हैं उसका एक एक्सप्लेनेशन ये है कि उस एरिया से हमारी फौजें कुछ हटाई गई थी टू सेंड देम ऑन द चाइनीज बॉर्डर। एवरीबडी नोज दिस। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं ज़्यादा। सो एक तो श्रीनगर के, कश्मीर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस करके आना मुश्किल है। ओके, वहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल टाइट है और और फौज काफ़ी सारी लगी हुई है। द ग्रिड इज़ वेरी सॉलिड। सो एक वहाँ आना मुश्किल है। दूसरा, आप यहाँ पे आए, आपने प्रॉब्लम क्रिएट की। मुझे कई बार लगता है कि द गोल मे बी टू ब्रिंग आवर फोर्सेस बैक फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर। आई हैव नो प्रूफ, मैं तो आई एम जस्ट मेकिंग अ कि यहाँ ध्यान ज़्यादा लगाएं, वहाँ पे बॉर्डर क्लियर करें, ऐसा फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा फिर वो बॉर्डर। तो नॉट दैट वी आर गोइंग टू डू इट, ऐसा होगा नहीं। सो दैट इज़ द थिंग। ये साइक्लिकल चीज़ें हैं। अभी प्रॉब्लम हुई है, अभी फिर कुछ दिन से शांति है। सो लेट्स सी। जब आप वहाँ थे आपने खुद ऑब्जर्व किया ऐसे होते हुए? क्या चीज़? जब आप पोजीशन थे वहाँ पे, हाँ, तब आपने खुद ऑब्जर्व किया कि मिलिटेंट अटैक्स होते हुए, या आई आपने वाज कमांडिंग अ बटालियन जिसका काम ही ये था। तो उसमें बताइए ना कुछ, क्या आपने खुद क्लोजली क्या देखा वहाँ पे होते हुए? क्लोजली मतलब वो तो मैं बहुत कुछ देखा। क्लोजली में ऐसा है कि मैंने ये कभी नहीं देखा उस टाइम पे कि कॉमन कश्मीरी पत्थर फेंक रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कभी नहीं देखा। ये लोग आते थे, बॉर्डर क्रॉस करके जंगल में बैठते थे कुछ दिन, फिर जब रास्ता इनको साफ दिखता था नीचे वैली में आ जाते थे, फिर यहाँ बैठे, फिर वहाँ बैठे, यहाँ छुपे। जब हमें खबर मिलती थी हम इनको चेज करते थे, घेरे डालते थे और मारते थे। ठीक है। ओनली इन 1999 दे स्टार्टेड अटैकिंग आर्मी यूनिट्स। पहले इन्होंने कभी नहीं किया था। पहले हम ही अटैक कर रहे थे, होता कुछ नहीं था। या ये सड़क के नीचे बारूद लगा के गाड़ियाँ उड़ाते थे। सो दिस इज देयर, दैट वाज देयर एंटायर थिंग। So their whole game or goal was to just irritate. टू डोमिनेट। यू सी, अगर कॉमन आदमी जो है, अगर आप एक कॉमन आदमी हैं और आपके घर में मिलिटेंट ज़्यादा आते हैं और फौज आपको दिखती नहीं, तो फिर आप नेचुरली आपको रुझान होगा। वो बोलेंगे देखो हमारी बात सुनना, यहाँ पे हमारा रूल आएगा। सो इट इज़ अ गेम ऑफ डोमिनेशन। ओके। एक अभी रिसेंटली चेंज हुआ है यूएस में, ट्रम्प न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट आ गए हैं, राइट? आपको लगता है कि उनके आने से यूएस के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे या बेटर होंगे? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ओके, सो देयर इज़ नो रीज़न कि हमारे रिश्ते खराब होंगे। Mr. Jaishankar said something very nice. Somebody asked him, he said, lot of countries are worried after Mr. Trump came back. We are not one of them. क्योंकि he has had excellent relationship with Mr. Modi. Even about a month ago मैंने सुना तो ट्रम्प को कहते हुए कि मिस्टर मोदी इज़ कमिंग टू इंडिया, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, ही विल मीट मी। उनका अपना इक्वेशन जो है वो पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा है। देखो, अमेरिका का फोकस हमारे पे इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। आई डोंट थिंक एनी अर्जेंट, एनी इमीडिएट चेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस। अमेरिका विल हैव हिज हैंड्स फुल विद द न्यू प्रेसिडेंट। उनकी अपनी इंटरनल इश्यूज, इमिग्रेशन, उसको उन्होंने सॉर्ट आउट करना है। इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, वो दुनिया भर में टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, सो उनके हैंड्स फुल होंगे। यूक्रेन वॉर, टुडे ही हैज सेड I want the Russia-Ukraine war to end. How will he end it? Nobody knows. Okay. Then there's Gaza conflict, where he has told Netanyahu, finish the job. So their hands are full. India is not right now कोई number one priority कि वो हमारे बारे में सोचे. But overall, I think our relation should be fine. I see no irritants unless कोई trade में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें उनको लगे। बट आपको लगता है कि क्या जैसे ही ऑब्वियसली प्रेसिडेंसी उनकी वापस शुरू होगी, अभी तो थोड़ा टाइम है, 1-2 महीने आएंगे इस हैंड ओवर करने में, बट जैसे ही ट्रम्प की प्रेसिडेंसी शुरू होगी इंडिया में और ट्रम्प के आने से कोई 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है पॉजिटिवली चेंज हो सकती हैं इमीडिएटली?
In India? Yeah. No, I don't think we should. Positive outcomes of relationship. See, it's obvious that whatever exchange of technology we have or we need from America may become easier. That's one thing. Maybe more professionals could go to America. You know, that may become easier. The visa may become easier. But I'm just guessing. I don't know. I don't think anything immediately कुछ होगा ऐसा मैं नहीं मानता. ऐसी immediate कोई चीज़ बदल जाएगी. Definitely we should not expect कि अमेरिका हमारी चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई अचानक मदद करना शुरू करेगा. We should not expect. That doesn't happen. Being an army veteran, आपके पर्सनल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. What do you think are the top 3 or 4 threats to India at the moment? सारी बातों को चर्चा को करने के बाद आपको क्या लगता है? Let's call them challenges to start with. Threat looks a little Harsh. like enemies. हाँ. China is definitely very much, I would, as a security person, be concerned about. Solving our internal problems of Manipur and whatever is left in Kashmir is definitely something we should be concerned about. Building our maritime borders, extremely important. हमारा जो maritime border है वो land border से कहीं ज़्यादा है. उधर हमारा focus और भी होना चाहिए क्योंकि हमें sea lines of communication हमेशा खुली रखनी है अपने trade के लिए. So that is a third challenge that we have. And economy is always a challenge. I mean, that is not something new, I can tell you. But security-wise, I think these three, and yes, our environment, that is actually becoming a big challenge. Environment, you mean pollution? Pollution. आज जो Delhi है, I was just listening to, I think, the German news or the BBC news while coming. It said, जो दिल्ली की पॉल्यूशन है आज वो डेंजरस लेवल से 50 टाइम्स ज़्यादा है. और AQI इन दिल्ली हैज़ गॉन वेल बियॉन्ड 300. हमने लाहौर को हरा दिया इसमें. ओके, यहाँ भी इज़ नॉट गुड. सो आई थिंक एनवायरनमेंट इज़ अनदर एरिया वी नीड टू रियली लुक एट. चंडीगढ़ में भी काफ़ी लास्ट 1-2 दिन में तो और ज़्यादा हो रखा है वैसे. But Delhi is always on the prime time high. Delhi is the leading example. Chandigarh is not good either. या मेरे पास ना, क्योंकि मैंने आपकी बुक पढ़ी, राइट, उसमें बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपने लिखी हुई थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था. मेरे को लग रहा है अब मैं आपसे थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहूँगा अगर आपके पास टाइम है तो. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी थी कि यार ऑल द ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, बट कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे जो उनके आज भी इंडियन आर्मी में फॉलो होते हैं और बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते हैं. ऐसे कोई 2 या 3 टॉप के ट्रेडिशंस जो ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी ने अब्जॉर्ब किए हैं? लुक, लीडिंग बाय एग्जाम्पल इज़ द नंबर 1 थिंग जो हमारी फ़ौज का एक सेंट्रल मुद्दा है कि आप बातों से लीड नहीं कर सकते, आपको अपने उदाहरण देकर लीड करना है. इनफैक्ट एक ब्रिटिश राइटर ने लिखा था कि जो गुरखा सोल्जर है वो अपने अफसर को इसलिए नहीं फॉलो करता कि वो अफसर है, वो इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरा अफसर है, ही इज़ माई ऑफिसर. सो दैट अटैचमेंट, दैट लीडिंग बाय एग्जाम्पल, दैट लीडरशिप इज समथिंग वी डेफिनेटली आई थिंक गॉट फ्रॉम द ब्रिटिश एंड वी हैव इम्प्रूव्ड इट मच फर्दर. सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, यू नो, इवन टैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली देखना, इज समथिंग वी हैव टेकन पार्टली फ्रॉम देम एंड देन ऑफ कोर्स हमने उसको इंडिजनाइज किया है. सो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग वी हैव टेकन. आई थिंक अगर आप कोई भी इंडियन आर्मी की ट्रेडिशन देखोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ तो पुरानी झलक मिलेगी. तो ब्रिटिश मिलेगी. आई कांट स्पेसिफिकली से विच इज़ मोर और विच इज़ लेस, बट definitely most traditions, you know, on a lighter note, on a absolutely lighter note, हमारी जो चपाती की प्लेट है हमारी मैसेज में वो बाईं तरफ रखी जाती है, हालांकि हम दाहिने हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि ब्रिटिश यूज टू ईट देयर ब्रेड, ब्रेक देयर ब्रेड विद द लेफ्ट हैंड, और हमें पूरी प्लेट के ऊपर से हाथ लेके खाना पड़ता है. तो एज ए कैप्टन मुझे मेस में कुछ इंचार्ज बनाया गया,
तो मैंने पहले दिन ही आके बोला कि प्लेट को राइट में रखो, ये कोई तरीका मैं चेंज कर दूंगा। तो जब सारे लोग खाना खाने आए लंच के लिए, तो सीईओ साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये किस नौसिखिया ने प्लेटें रखी हैं। तो किसी ने बोला सर ये कैप्टन साहब ने बोला है कि ये खाने का तरीका अच्छा है। ही सेड डू यू थिंक यू आर हियर टू चेंज ट्रेडिशंस, पुट इट ऑन द लेफ्ट। सबने उठा के बाई तरफ रख ली। सो दैट इज ऑन द लाइटर साइड। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मैं स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता था, आई वॉज अ टीचर इन स्टाफ कॉलेज, प्रोफेसर और इंस्ट्रक्टर। तो मुझे एक स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा कि हम इतनी ट्रेडिशन ब्रिटिश क्यों फॉलो करते हैं, यू नो हम ऑफिसर में हमारी जो है हमारा बैट, हमारी ड्रेस, व्हाई डोंट वी डू इंडियन थिंग्स। तो मैंने उससे पूछा कि पहले तो बताओ कि इंडियन चीज़ है क्या, विच इज़ इंडिया में देयर आर 500 थिंग्स विच इज़ इंडियन। मोर इम्पॉर्टेंटली आई से टेल मी समथिंग, इज क्रिकेट अ ब्रिटिश गेम और इंडियन गेम? It started as a British game. Now we own it. We win every format. English started as a Englishman's language. Now we all speak it. We have Mr. Shashi Tharoor. Correct. Okay? How can we say English is not our language? Trousers maybe started with the West. With West. Can someone say this is a Western tradition? No. We own it. It is our thing. Just as the world is doing yoga, we started it. But they started owning it. So don't be, अब हम एक कॉन्फिडेंट एस्पायरिंग कंट्री हैं, हमें इन बातों में नहीं पड़ना है कि ये जो उनकी ट्रेडिशन है जी हम नहीं करेंगे। अरे भैया, वी ओन इट नाउ, ये तो हमारी ट्रेडिशन बन गई अब, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज हम ब्रिटिश की कॉपी कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज हु वी आर। ट्रू ट्रू। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपने लिखी थी अपने बुक में, विच इज़ के अ गुड लीडर नेवर लीव एनीवन इंजर्ड। मेरे को ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कॉरपोरेट्स भी ऑब्वियसली उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और आम इंसान एक जनरल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ की एक लेसन है उसके अंदर। ऐसा कोई इंसिडेंस याद है जहाँ पे आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की और आपने, क्योंकि वो बुक में डाली है तो मेरे को समझना है आपने क्यों लिखा है ऐसा? देखिए, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रल रूल है इंडियन आर्मी का कि हम किसी को इंजर्ड या डेड छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वो आपने जैसे मैंने बोला विक्रम बत्रा की उसमें भी देखा होगा। सो दैट इज़ ऑलवेज द केस, दैट्स नोबडी विल बी लेफ्ट बैक। बट मोर देन दैट, व्हाई डू वी डू इट इज़ इम्पॉर्टेंट। The number one thing that makes people motivated to follow a leader is when they feel safe. आपकी टीम आपको तब फॉलो करती है जब उनको लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखेगा। कॉर्पोरेट में इट मीन साइकोलॉजिकल सेफ्टी। व्हाट डज साइकोलॉजिकल सेफ्टी मीन? ये बंदा खाली मेरे काम से काम निकाल के मेरे को फेंकेगा नहीं, ये मेरी ग्रोथ की चिंता करेगा, ये मेरी ट्रेनिंग की चिंता करेगा, ये मेरे बोनस की चिंता करेगा, जिस दिन मेरे घर में प्रॉब्लम होगी उसकी चिंता करेगा, ये जिस दिन मैं कुछ गूफ अप करूँगा ये मुझे उठा के सीईओ के सामने नहीं खड़ा करेगा, ये जिम्मेदारी लेगा। पीपल वर्क अंडर पीपल हु मेक देम फील सेफ। ये एक गोल्डन रूल है जो बहुत लोग नहीं समझते। In the army, we make our people feel safe by protecting their lives and never forgetting anybody. हमारे जो यूनिट का रेजिंग डे होता है, जैसे फाउंडर डे होता है, हम उन लोगों को भी बुलाते हैं, जो उन लेडीज़ को बुलाते हैं जिनके हस्बैंड 20-20 साल पहले शहीद हो चुके हैं। We don't forget anybody. In fact, I will give you a surprising anecdote. आई एम फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, ओके। तो हमारी रेजिमेंट की गोल्डन जुबली हुई थी 1991 में शायद। तो हमने एक लिस्ट बनाई सब वेटरन्स को बुलाने के लिए। उसमें एक वेटरन था हबीबुल्ला खां खटक, वो हमारी रेजिमेंट में कप्तान था और बाद में वो पाकिस्तान में रह गया इंडिपेंडेंस के बाद, और वहाँ वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, उनकी आर्मी का वाइस चीफ
उसके पाकिस्तान आर्मी का। हाँ इक्विवेलेंट, और अब वो रिटायर हो चुका था, हम्म। ही वाज क्वाइट ओल्ड। उसको भी बुलाया गया, अच्छा। वो अपनी सरकार से लड़ झगड़ के वीज़ा लेके पहुंच गया। एंड देन वी डिस्कवर्ड दैट ही इज़ नाउ द सीनियर मोस्ट, सो फॉर एवरी फंक्शन हैड टू स्टार्ट विद हिम, एंड वी डिड। वी फॉरगेट नोबडी, Even if they are from it Pakistan. doesn't matter. If it's yours, you will not forget, you will not discard. ये एक इसमें मुद्दा आता है सेफ्टी का, कि हाउ डू पीपल फील अंडर यू व्हेन दे कम टू वर्क? डू दे फील ये मेरी प्रोटेक्शन करेगा, ही विल सेव मी, ही विल लुक आफ्टर मी, और डू दे फील द डे दिस क्राइसिस ये बोलेगा तू सीईओ से मिल लेना, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं घर जा रहा हूँ। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट मुद्दा विच पीपल शुड लर्न इज मोस्ट रिलेशनशिप्स इन द कॉर्पोरेट आर ट्रांजैक्शनल। मुझे आपसे काम है, आपको मेरे से काम है, हम बड़े अच्छे हैं, उसके बाद बात खत्म हो गई, रात गई बात गई। आर्मी में एवरी इक्वेशन इज रिलेशनल। यू फील फॉर पीपल एट एन इमोशनल लेवल, यू डू थिंग्स बिकॉज दे आर सपोज टू बी डन, नॉट बिकॉज किताब में लिखा हुआ है। नोबडी फॉरगेट्स एनीबडी। मैंने अभी दिवाली पे वीडियो कॉल किया अपने पुराने कंपनी कमांडर को, मेजर अमरजीत सिंह साथी, और खूब बात चली, बड़ा अच्छा लगा। कई बार बात कर चुका हूँ, इंडिया में आके वो मेरे साथ रहे भी हैं। एंड डू यू नो व्हेन ही वाज माय कंपनी कमांडर इन 1979, 45 साल पहले। और अभी तक बात होती है? सबसे बात होती है, मैं ही नहीं करता खाली, सब एक दूसरे से बात करते हैं। नोबडी फॉरगेट्स एनीबडी। What do you like to talk the most with them? You talk about olden days, you ask them how they are. Now they are like fathers. He's a grandfather. How are you feeling? कैसे चल रहा है? क्या करते हो? You talk to them like that. Last month I got a call from a Jawan from Odisha, जो मेरे साथ था in 2015, 2016, साहिबा मुर्मू। He called me, कहता सर मेरा ना चंडीगढ़ में चंडी मंदिर में बैंक अकाउंट है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, आप उधर जाके ट्रांसफ़र कराओ। जवान फील्स कि उसका हक है दैट ही विल टॉक टू अ वेटरन वाज अ मेजर जनरल एंड टेल हिम टू गो एंड गेट हिज जॉब डन। दिस इक्वेशन कैन ओनली डेवलप व्हेन पीपल हैव फेल्ट फॉर ईच अदर। ओके, तो मैंने टॉक टू पीपल इन कॉर्पोरेट, दे से समटाइम ये पॉसिबल नहीं है हमारे में। कॉर्पोरेट में क्यों पॉसिबल नहीं है? आप ट्राई नहीं कर रहे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे, इंटेंशन में भी नहीं कर रहे। हम तो हमारे तो लोग जो 2 साल के लिए आते हैं फिर वो जॉब चेंज कर लेते हैं। अरे आर्मी में भी लोग यूनिट टू यूनिट जाते हैं। तो ऐसा क्यों है पर फिर कि आर्मी में इतना स्ट्रांग बॉन्ड है? कल्चर, इट ऑल कम्स डाउन टू कल्चर। देयर इज अ कल्चर ऑफ बीइंग, ऑफ रिलेटिंग। देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने कुछ अच्छा काम किया, आपके डिपार्टमेंट ने, आपके वर्टिकल ने, आप क्या करोगे? सारे लोगों को इकट्ठा करोगे, टेक देम आउट फॉर अ ड्रिंक। इन द आर्मी ऑल सोशलाइजिंग इज फैमिली टू फैमिली। हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं, पीपल मीट एज फैमिलीज, सो एवरीबडी नोज ईच अदर, लाइक वाइफ, चिल्ड्रन, सब एवरीवन। यू नो, मैं जब फौज में भर्ती हुआ तो आई वाज सेकंड लेफ्टिनेंट। हमारा एक सीओ था, अब तो नहीं रहे, कर्नल LNPS सोइन, सिख ऑफिसर। अब सेकंड लेफ्टिनेंट और सीओ के बीच में बहुत अंतर था। आजकल तो सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक ही नहीं रहा, बट बहुत अंतर था, और उनसे हम घबराते बहुत थे। ही लुक्ड लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। एक संडे को मेरे एक यूनिट के ऑफिसर और मैं, हम उनके घर के सामने से निकल रहे थे, वो बाहर बैठे थे लॉन में। उन्होंने कहा ए कम हियर, तो हम दौड़ते हुए गए। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा ये जा रहे हैं। नहीं, यहाँ आ जाओ, तुम्हें बियर पिलाता हूँ। उन्होंने हमें अपने घर के अंदर जाके बिठाया। मैं देखता रहा कि सीओ साहब खुद बियर की बोतल निकाल रहे हैं, ग्लास साफ कर रहे हैं, ग्लासों में भर रहे हैं, ट्रे में लेके हमें सर्व कर रहे हैं। फिर उनकी वाइफ आई, उन्होंने कहा लाली इनको तुमने कुछ खाने के लिए नहीं दिया? कहते नहीं अभी आए ही हैं। उन्होंने कहा वो जाओ किचन में 2 चीज़ें पड़ी हैं, वो फिर आपको सर्व कर रहे हैं हमें। फिर हमें गाने लगा के बोल रहे गाना सुनो, गाना बड़ा अच्छा है। नाज़िया हसन का एक आया था LP,
डिस्को दीवाने, वो सुनाया उन्होंने। मैं उनको देखा, मैंने कहा ये बंदा तो ह्यूमन बीइंग है, ये तो हमारे जैसा है। यू सी दैट इज द डिफरेंस व्हेन यू कम टू नो पीपल ऑन अ फैमिली लेवल। ओके, व्हेन यू कम टू नो, ऑफिस में जितनी भी डांट पड़ी हो, अच्छा ये एक और रूल है, कई लोग हैं जो सीनियर्स, वो ऑफिस में झाड़ देंगे, और जब ऑफिस ख़त्म होने लगेगा आपको मैसेज आएगा सीईओ ने 7:30 बजे अपने घर बुलाया है। और जाना भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यू सिट डाउन, यू हैव अ ड्रिंक, यू टॉक, ऑफिस की कोई बात ही नहीं होती, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स लाइक फैमिली। ठीक है, दैट इज द रिलेशनल पार्ट, एंड इट कैन बी डन एवरीवेयर। You think it can be done in companies? Of course it can be done, it should be done. We are not, it's a, हमारी कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनियों में, and I can talk because I have been a CEO, so I have the authority to speak. हमारी कंपनियों में हमने कुछ लेजी assumptions बनाई हुई हैं। उसमें से एक लेजी assumption ये है कि लोगों को ट्रांजैक्शनली डील करना है, वही चलता है, नहीं तो लोग काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको लगता है कि सिर्फ हाईली पेड एम्प्लॉयज़ का मतलब ये नहीं है कि वो काम करेंगे अच्छा? ना ना ना। और दूसरी लेजी assumption ये है, people only work for money. Do people work for money? Yes. Is money important? Yes. Do I like money? Yes. लेकिन लोग खाली पैसे के लिए काम नहीं करते। ये बात बिल्कुल, people should understand this. People work for, other than money, people work for self-respect. People work for, to be acknowledged. People work because they want an identity. People sometimes come to office because things are too bad at home. They're looking for someone to take care. People sometimes work because they are self-motivated. People work because they want purpose in life. हम सही चीज़ को तो एड्रेस ही नहीं करते। मोटिवेट हम बोलते हैं, सिंपल आंसर है सर, he left the job because he got a better job. People work for money. It's a lazy assumption. So how do you think companies can motivate people then? Or is there anything like motivation at all? Absolutely there is. The first thing is, every leader must understand that he has to lead by example. 1. 2. Develop this relational bit. 3. Make people working under you feel safe. 4. Learn which mistake to correct and which to leave. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब गलतियाँ बराबर नहीं होती। कॉर्पोरेट कंपनी में तो कोई एक गलती हुई तो हाथ पैर फूल जाते हैं लोगों के। 3 तरह की गलती होती हैं। फर्स्ट इज़ एरर ऑफ जजमेंट। मैंने किसी को काम दिया, उसने जाके अपनी पूरा दिल लगा के किया, पर वो काम आपको पसंद नहीं आया, जो उसने चॉइस की वो गलत निकली। एरर ऑफ जजमेंट इज़ टू बी ओवरलुक्ड। थोड़ा सा उसको समझाओ, बट ओवरलुक इट। क्यों? इफ यू डोंट डू दैट, यू विल किल ऑल इनिशिएटिव इन द कंपनी। दैट्स व्हाई पीपल डोंट टेक इनिशिएटिव। लॉट ऑफ पीपल टेल मी, सीनियर CEOs टेल मी, मेरी कंपनी में इनिशिएटिव नहीं है। अरे भैया, बिकॉज देर इज अ पीपल व्हेन दे टेक इनिशिएटिव दे आर पेनलाइज्ड। यू आर क्रिएटिंग रैबिट्स व्हेन यू शुड बी मेकिंग टाइगर्स। सो एरर ऑफ जजमेंट। सेकेंड इज एरर ऑफ लेजीनेस और ओमिशन। उस पर एक्शन लो, लोगों को ब्रीफ करो, रीब्रीफ करो, मेमो दो, डांटो, नहीं मानता तो फिर दरवाज़ा दिखा दो। थर्ड इज एरर ऑफ इंटेंशन। जानबूझ के किसी ने करप्शन की, पैसे बनाए, ऐसा कुछ किया, ही शुड बी चक्ड आउट स्ट्रेट अवे, इमीडिएट एक्शन। ओके, सो पहले तो हमें ये सब समझ आए, देन वी आर एबल टू मोटिवेट। देन पीपल, फिर लोग धड़ल्ले से काम करेंगे कि ठीक है यार, मैं पूरी इंटेंशन से काम कर रहा हूँ, थोड़ी गलती होगी तो वो बॉस संभाल लेगा। वो हम करने को तैयार नहीं है। बट आपको लगता है अभी क्योंकि इतना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें भी कल्चर बनाया जा सकता है? डेफिनेटली, हर जगह से कल्चर होगा। जब फैमिलीज़ में कल्चर है तो वर्क फ्रॉम होम का भी एक कल्चर है। बट आई थिंक इंक्रीजिंगली वी मस्ट, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही है, आई थिंक इंक्रीजिंगली वी शुड हैव अ हाइब्रिड थिंग। क्योंकि जब तक लोग फेस टू फेस नहीं आएंगे और आके वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वर्किंग इन्वायरमेंट देखेंगे नहीं, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट्स द रीज़न। मे बी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंपनीज रिमोटली चल सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अ कल्चर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट व्हेन यू आर वर्किंग रिमोटली। तो दैट आई ऑल्सो फेल्ट वाइल रनिंग माई ओन कंपनी ऑल्सो, कि कल्चर नहीं बन पाता। या दैट्स ट्रू। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपसे सिर्फ लास्ट पूछनी है, थोड़ा सा टाइम और लूँगा आपका। जो हमें लोगों ने भेजे क्वेश्चंस,
व्हेन वी आस्क्ड देम कि सर आने वाले हैं तो आप क्या पूछना चाहते हो, जनरल क्यूरियोसिटी थी लोगों की। तो एक क्वेश्चन ये था कि जो एक आर्मी जनरल होते हैं उनकी क्या सैलरी रहती है? एक पब्लिक अमाउंट ही होता होगा, ये तो सबको पता होता होगा। व्हाट्स द नॉर्मल सैलरी? I have zero idea right now because Okay. I retired 8 years ago. ओके, Okay, I can tell you what my pension is या if that is the case. So when I retired, because मैंने अपनी आधी pension commute की थी, I started with, I think it used to be 65 or 70,000 rupees per month. ओके ओके Now it is around 1 lakh. That is my pension. ठीक है, पर आज की डेट में क्या है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑनेस्ट आंसर बिकॉज आई डोंट वांट टू, मैं गेस नहीं करना चाहता, बीच में पे कमीशन हुए, बड़ा कुछ हुआ, सो आई डोंट रियली नो. या ओके, बट मोर देन मनी वी नेवर हैड, आई थिंक आर्मी सैलरी कैन नॉट मेक यू रिच एवर, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आर्मी गिव्स वो कोई नहीं दे सकता. क्या होता है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में? यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी अपनी सहूलियत ऐसे बनाती है जिसमें एवरीबडी इज टेकन केयर. और सोशलाइजिंग इज सो वंडरफुल. पीपल मीट ऑलमोस्ट एवरी डे, पीपल मीट ईच अदर, देयर आर पार्टीज, देयर आर गेट टुगेदर. अगर आप जंगल में भी रहोगे तो यू विल डू दीज थिंग्स. ठीक है, मैं 1991 में एक जगह में था जो उसका नाम है लुम्पो. इट्स हाई ऑल्टीट्यूड. वहीं पे चाइना की लड़ाई भी हुई थी और वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं था, कोई रोड नहीं थी. तो इफ़ यू हैड टू रीच लुम्पो, या तो आपको 5-6 घंटे लास्ट में पैदल चल के पहुँचना पड़ता था, और पूरा खाना जो था वो हेलीकॉप्टर से गिराया जाता था. एवरी डे? नॉट एवरी डे. राशन यूज्ड टू बी ड्रॉप्ड, देन यूज्ड टू कुक इट, और बाय AN-32 एयरक्राफ्ट. वहाँ पे हेडक्वार्टर में हम टोटल 4 अफसर थे. अगर हमें हेडक्वार्टर में, अपने हेडक्वार्टर में हायर हेडक्वार्टर में बुलाया जाए कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके लिए वो हेलीकॉप्टर भेजते थे. जिस दिन किसी अफसर ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना है, हम जो 3-4 लोग थे, हम एक फॉर्मल पार्टी करते थे कि उसका डाइनिंग आउट कर रहे हैं हम. और अगले दिन जब वापस आता था, एक और फॉर्मल पार्टी करते थे कि उसका डाइनिंग इन कर रहे हैं. ओके. तो हमारे जो ब्रिगेड कमांडर थे, ब्रिगेडियर VC खन्ना, वंडरफुल मैन, उनको एक दिन पता चला कि हम 3-4 लोग ये करते हैं. तो उन्होंने बुला के हमें बोला कि तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते? तो हमने कहा सर आप तो बहुत सीनियर हो. उन्होंने कहा तो पहले मेरे पास आओगे, मेरे से शुरू होगा. हमने कहा ठीक है. जिस दिन हमने उनके पास जाना था, उन्होंने टाइम दिया था मान लो 7:30 का, एंड यू कुडंट बी लेट इवन 1 मिनट. तो हमें उनके हट तक पहुंचने में लगने से 15-20 मिनट. हम जब बाहर निकले, हमने देखा कि पूरे रास्ते के दोनों तरफ उन्होंने डंडे गड़वा के, उसमें कैन होता है जो जैम का, खाली काट के उसमें बत्ती लगा के मशाले बनाई हुई थी. पूरा रास्ते पे मशाले बनाई थी. सो इवन इन अ जंगल यू कैन डू यू नो थिंग्स लाइक दिस. एंड देयर वाज अ वंडरफुल पार्टी. कोई फैमिलीज नहीं थी वहाँ पे, हम खाली अकेले ही थे. सो आर्मी की जो लाइफ है, उसके अलावा बच्चों को इतनी सहूलियत मिलती हैं. चिल्ड्रन कैन लर्न राइडिंग, चिल्ड्रन कैन लर्न हाउ टू प्ले स्क्वॉश, play tennis, they have gyms, you know, and that is one of the reasons why Fauji girls tend to do very well, even in beauty pageants. They do very well because there is a degree of confidence which comes. That's an interesting way to look at it. Yeah. Correct. No, that is actually, let me add this point about the girl children from the army. In fact, all children. One of the great advantages army has is कि हमारी पोस्टिंग हो जाती है 2 साल के बाद. बच्चा हर बार नए टीचर से मिलता है, नई क्लास से मिलता है, नए दोस्त बनाता है. आजकल की दुनिया में अडेप्टिंग टू अदर पीपल इज सच एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज वाई आर्मी किड्स आर वेरी अडेप्टेबल. दैट्स ग्रेट. व्हाइल लिविंग देयर और पर्क्स क्या रहते हैं? जैसे सैलरी ये सब तो हो गया, फैमिली का एक आपने एनवायरनमेंट बताया, वो भी बहुत अमेजिंग है. देयर आर नो अदर पर्क्स. ये बात कई बार लोग पूछते हैं, देयर इज नो एडिशनल पर्क. फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें लिकर तो फ्री मिलती होगी. नो नो,
कैंटीन से? फौज को आपको भी फोन आते हैं कि यार ये कैंटीन से मेरे को? कैंटीन से तो खरीदते हैं हम लोग, हम भी खरीदते हैं फोन आते रहते होंगे आपको भी? भाई, वो तो चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि फौज को ठेका थोड़ा है कि हम कि हमें हमें फ्री लिकर मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर नो सच पर्क्स, नो सच पर्क्स। वी हैव वेल रन हॉस्पिटल्स, उसको अगर आप पर्क मानते हो तो पर्क है। वेल रन हॉस्पिटल्स, ओके, वी हैव वेरी वेल रन कैंटीन्स। हम अपने छोटे छोटे बाजार बना लेते हैं जहाँ भी रहते हैं। वी हैव वेरी वेल रन स्कूल्स, दे आर नॉट फ्री, राइट राइट। वी हैव वेरी वेल रन क्लब्स। इनको अगर पर्क मानते हो तो पर्क है, बट वी पे फॉर एवरीथिंग। What do you miss about the army the most now that you are not working directly in army? I am not the missing kind of a guy, in the sense that I am very grateful for everything, because मैं तो कुछ भी नहीं होता फौज के बगैर। बट टू से कि मेरे को डेफिनेटली, हम जब कैंटोनमेंट में जाते हैं तो माई वाइफ स्ट्रेट वे सेज, ये तो तरीका जीने का, यही तो तरीका था जीने का, यू नो, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी, एवरीथिंग इज़ नीट। व्हेन यू गो टू द आर्मी, यू गो टू एनी आर्मी हेडक्वार्टर प्लेस, सेम रिस्पेक्ट, लोग फिर अच्छी तरह बात करते हैं, यू नो, एवरीथिंग इज़ देयर। सो श्योरली दोज थिंग्स आई सपोज यू मिस, बट I personally believe that the arrow points in front, so you have to move ahead. बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। फिर मेरे को लगता है कि इतनी सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम 2-3 घंटे और बात कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम जब आपके पास टाइम हो और मौका लगे कभी, तो कुछ और किसी और टॉपिक पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। बिकॉज योर expertise, your knowledge, your awareness, especially on geopolitics, is amazing. So thank you for being here. Really appreciate the time. Thank you very much, Nitin. I really enjoyed this conversation, and I've seen your episodes. I think all the best to you. Thank you. You're doing a great work, and anything I can do will be my pleasure. So thank you and Jai Hind. जय हिंद। अगर आपको जनरल बाली की ये सारी स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने सभी दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि हम जनरल बाली जैसे और अच्छे लोगों को आप तक लेके आ सकें।